आप सभी को नमस्कार। मित्रों, देखते ही देखते अखिलेश जी पर चल रहे एकाग्र की हम 10वीं कड़ी में आ चुके हैं। उनके विभिन्न पक्षों पर बातचीत हो रही है। उनकी कहानी का भी पाठ हुआ और उनके उपन्यासों पर बातचीत हुई, कहानियों पर हुई और उनके लिखे संस्मरणों पर भी बातचीत होती रही। हर वक्ता ने अपने अपने तरीके से उन पर केंद्रित संवाद किया। आज हमारे साथ कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी जी जुड़े हुए। वे खास तौर से उनके संस्मरणों पर बात करेंगे। उनके दो संस्मरणों की पुस्तक हम सभी के समक्ष है। वह जो यथार्थ था और हाल ही में प्रकाशित संस्मरणों का संकलन अक्स, इन दोनों का क्या महत्व है और संस्मरणों के माध्यम से कैसा जादुई प्रभाव अखिलेश रच पाते हैं, इन सब पर बात होगी। उनके संस्मरणों में भी कथा के कई ऐसे पुट हैं, कई ऐसे तत्व हैं जो हमें बांध लेते हैं, जो हमें हंसाते हैं, जो हमें कई बार भाव विह्वल भी कर देते हैं। कई बार अभिधा में भी गद्य का कुछ आनंद ऐसा है कि उसमें अपने आप व्यंजना का पुट हम महसूस कर पाते हैं। तो इन सब पर बात होगी। आज के इस संवाद का जो शीर्षक अनिल त्रिपाठी जी ने लिखा है वह भी बड़ा खास है। यथार्थ, स्मृति और स्वप्न, संदर्भ अखिलेश। तो इन सब के बीच किस तरह से मनुष्यता और मनुष्य का मन बंधा हुआ है, इन सब के बीच वह कैसे गाहे बगाहे चलायमान है, इन सब पर बातचीत होगी और विशेष संदर्भ में अखिलेश रचित संस्मरण होंगे। तो आइए मित्रों, हम अनिल त्रिपाठी जी को ऑन स्क्रीन करते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार अनिल त्रिपाठी जी, स्वागत। नमस्कार अर्पण जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इस आयोजन में शामिल किया आपने। मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुखद है कि जानी मानी रचनाकार उषा किरण खान जी जुड़ी हुई हैं। जनसुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। और भी हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़े हुए हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन सभी मित्रों का और जिनके कमेंट्स हैं, जिनके लाइक्स हैं, उन सभी का धन्यवाद आगे के लिए भी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। अनिल त्रिपाठी जी अपने वक्तव्य के अंत में उन प्रश्नों का भी जवाब देंगे। तो शुरुआत में मैं अनुरोध करता हूं अनिल जी से कि जब बात संस्मरणों की ही हो रही है तो क्यों नहीं वे अपने कुछ निजी संस्मरण हमारे साथ साझा करें। दो रचनाकारों के जो ये संस्मरण हैं वे निजी होकर भी कैसे एक बृहत्तर साहित्यिक संसार को रच पाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी से कि वे अखिलेश जी से जुड़ी अपनी जो भेंट मुलाकातें हैं उन सबको, उनमें से कुछ एक घटनाओं को हमारे साथ साझा करें। और अब तो ये दोनों लेखक एक ही कॉलोनी में रह भी रहे हैं, तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्हें सुनना
हम सभी के लिए रोचक होगा। अनिल जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करूंगा और आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक पर इतना बड़ा आयोजन, आज 10वीं कड़ी है, आपने किया है। अखिलेश जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 8वीं दशक के बाद से जो हिंदी कहानी आई, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। और वो रचनाकार इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश की कहानियां, बदलाव आ रहे थे हमारे जीवन में या हमारे समाज में, हमारे देश में। उन बदलावों को बहुत बारीक तरीके से समझने का जो यत्न है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही तटस्थता के साथ अखिलेश कर रहे थे। इसलिए अखिलेश की कहानियां आपको बहुत भावुक नहीं बनाती ना, न ही आपको सोचने के लिए विवश करती हैं, उन बुनियादी परिवर्तनों की तरफ आपको ले जाती हैं। तो अखिलेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं हमारे बीच में। उनके उपन्यास आए और उनका उपन्यास जब छप करके आया 14 के आसपास, तो मुझे लगा कि जो समय आने वाला है, उस समय की जैसे लगता है कि कोई एक लेखक के बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य दृष्टा होता है, तो उस उपन्यास में उन्होंने वो जो सारी बातें रखी हैं, लगभग वैसा ही सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई पहले से ही लिख करके गया हो कि ऐसा ऐसा घटित होगा और वैसा वैसा ही हमारे सामने घटित हो रहा है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अखिलेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार हैं। आपने चूंकि संदर्भ लिया है कि मैं उनके उनके साथ जो मेरा समय बीता, या कह लीजिए कि जो मेरी मुलाकातें हुई और उनसे जो कुछ बातें हुई, उस संदर्भ में मैं एक दो चर्चा करूं, एक दो बातों का जिक्र करूं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं तो विद्यार्थी था, अखिलेश जी मुझसे 10 साल बड़े हैं। और इलाहाबाद में मैं पढ़ता था और 88 में वहाँ था, बीए में मैंने एडमिशन लिया। तो वो 88-89 के दिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ, जब अखिलेश की कहानी चिट्ठी युवाओं के कह लीजिए कि सिर पर चढ़कर गूंज रही थी। हम में से शायद ही जिसका भी थोड़ा बहुत सरोकार साहित्य से था या कविता कहानी से था, उसने उस कहानी को न पढ़ा हो। उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो एक युवा जो मानस है, जो अपने घर गांव से पढ़ने के लिए आया है और एक अदद नौकरी की तलाश में है, पढ़ लिख करके वो जाना चाहता है, उस वो एक बेरोजगार युवा की साइकी को जिस तरह से वो कहानी पकड़ती है, वो बहुत ही अद्भुत है। तो ऐसे में हम सब के लिए वो कहानी ऐसी थी जो हम लोग दोस्तों के बीच में उसका कमरों में पाठ करते थे। तो एक अखिलेश से पहचान अगर देखा जाए तो उस कहानी के मार्फत हुई। यद्यपि वो जिस जनपद से आते हैं, सुल्तानपुर, मैं भी उसी जनपद का हूँ, और देखा जाए तो घर के बीच में बहुत दूरियां नहीं थी। लेकिन मेरे लिए अखिलेश से व्यक्तिगत मुलाकात से पहले मैंने उनकी रचनाओं से उनको जाना। मेरी अगर मैं कहूँ कि पहली मुलाकात कब हुई, तो अखिलेश एक बार जो है वो दिल्ली में 92 में, संभवतः 92 या 93 का कोई दिन रहा होगा, जब वो रामविलास जी के यहाँ मिले, रामविलास शर्मा के यहाँ। संभवतः वो कोई उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो रामविलास शर्मा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम था, तो उसमें अखिलेश जी शायद गए हुए थे, और मुझे याद पड़ रहा है कि अखिलेश जी के साथ अशोक त्रिपाठी जी भी थे। तो ये मेरा पहला ये मेरा पहला जो है उनसे आमना सामना था। और मिलते ही मैंने कहा कि आप अखिलेश हैं, तो मैं आपको जानता हूं और आपकी कहानी मैंने पढ़ी है। इस तरह से मेरा जो पहला परिचय है वो हुआ। बाद में जब उनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला, तो मैं उस जगह मिला जहां पर उनको ये पुरस्कार मिल रहा था। तो इस तरह से एक छोटा मोटा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन नौकरी के क्रम में, पढ़ाई के क्रम में मैं भी लखनऊ आ गया, और लखनऊ में आने के बाद फिर उनसे एक सतत जो नियमित, जिसको आप कह लें कि वो मिलना जुलना होता रहा, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत दूर नहीं है वो। तो अखिलेश से मिल करके बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। और अखिलेश की खासियत ये है कि वो आपको
बीच बीच में आपके सामने एक ऐसा वाक्य रख देंगे जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि ये तो ऐसी बात है जो वही कह सकते थे। एक अवसर मैं याद कर रहा हूँ कि एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, गाड़ी में थे और मैं गाड़ी चला रहा था, तो कोई गाड़ी ऐसी मेरे सामने चल रही थी जो मुझको रास्ता नहीं दे रही थी। उस पर चूंकि यल लगा हुआ था, लर्निंग गाड़ी थी वो, तो रास्ता नहीं दे रही थी, तो मुझे थोड़ा सा, मैं उसको हॉर्न बजा रहा था। तो अखिलेश ने मुझे टोका और कहा कि देखो, वो गाड़ी जो भी व्यक्ति चला रहा है वो सीख रहा है, और सीखने वाले का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसको आराम से पहले जाने दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। तो मुझे लगा कि ये जो सीखने वाले के प्रति सदा सम्मान होना चाहिए जो वाक्य है, वो मेरी स्मृति का हिस्सा बन गया। और मुझे लगा कि ये एक ये बात, मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि मैं इरिटेट हो रहा था निकलने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ, तो एक जो धैर्य होना चाहिए एक लेखक में, एक जो दृष्टि होनी चाहिए, वो उनमें है। उसके अलावा जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि अ, व्यक्तिगत जीवन में अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अखिलेश के साथ हूँ, तो अ, आप कोई समस्या अगर आपके सामने है, तो अ, उसको वो बिल्कुल एकदम अपनी क्षमता जितनी भी उनकी होगी, वहां तक जा करके वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये उनकी खूबी है, उनके व्यक्तित्व की खूबी है। रचनात्मक धरातल पर अगर आप कहें, तो ऐसा नहीं कि उनसे आप मिलें तो वो अपनी रचनाओं के बारे में प्रायः कम ही बात करते होंगे। आप कोई चीज उनको याद दिलाते हैं, तो भले ही उस पर वो रिएक्ट करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन ये मिलना कि कभी भी उन्होंने कि शायद ही किसी से पूछा हो कि मेरी रचना किसी ने कोई आई हो और उसको देखा हो, ऐसा रिएक्शन नहीं। तो ये एक, मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण लेखक या एक जो गंभीर व्यक्तित्व है लेखक का, धैर्य उनमें बहुत है। संयोग ये कह लीजिए कि मैंने जहाँ तक उनकी कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, वो तो मैंने पढ़ रखा है ये, लेकिन मेरा जो मिजाज है, जो मैं अपने खुद बतौर एक लेखक पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वह जो यथार्थ जैसी जो कृति है, अ, वो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कृति थी, जिससे मैं पहली बार इतना ज्यादा गंभीरता से जुड़ गया था, और मुझे लगा कि इस तरह की कृति शायद हिंदी में दूसरी है ही नहीं। और वह जो यथार्थ था उस समय तक, लगभग मुझे लगता है कि वो 2000 के आसपास वो कृति आई थी, वो पब्लिश हुआ था 2001 में, उसका पहला संस्करण आया था। और उस समय वह जो यथार्थ था, उसको आप पूरी तरह से संस्मरण भी नहीं कह सकते। और वह जो यथार्थ था कि फ्लैट पर तो कई बार ये था कि ये संभवतः उपन्यास विधा की रचना है, तो वो तो उपन्यास हरगिज नहीं है। तो आप उसमें उस कृति में जो है वो कई चीजें एक साथ पा सकते हैं। तो उसमें आपको ये मिलेगा, जिसको मैं कहूंगा कि उसमें आपको रिपोर्टाज मिलेगा, उसमें संस्मरण मिलेगा, उसमें ट्रेवलॉग्स आपको मिल सकता है, और उपन्यास कहानी के तत्व तो मिलेंगे ही, डायरी का हिस्सा कुछ जैसा आपको अनुभव देगा, और साथ साथ संस्मरण तो है ही। तो ये तमाम सारी जो विधाएं हैं, उन विधाओं में अखिलेश प्रायः उस कृत में आवाजाही करते हैं। और उस आवाजाही करने के क्रम में जो बात मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगी पढ़ते समय, या कह लीजिए जिसने मुझे रोका, वो यही था कि तीन चीजें जो है किसी लेखक को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, या कह लीजिए कि कोई भी लेखक अपनी महत्वपूर्ण कृति की रचना इन तीन के बिना तो संभव ही नहीं है। और जो इसको जितना साध सकता है, या जो इसके जितना करीब जा सकता है, वो रचनाकार या वो रचना इतनी महत्वपूर्ण बन सकती है। तो वो है, यथार्थ है, स्मृति है, और स्वप्न है। तो ये तीन चीज ऐसी हैं जो किसी कृत के निर्माण में आप कह लीजिए कि महत्वपूर्ण होती हैं, और इनसे ही बड़ी रचना संभव होती है। तो वह जो यथार्थ था, में ये तीन बातें बहुत प्रमुखता से उठाई गई हैं। मुझे लगता है कि अगला सवाल जो आपका अगर बने, वह जो यथार्थ पर या अक्स पर, तो शायद मैं जो बातें अब करने करने जा रहा हूँ वो सीधा कृत केंद्रित बात करने जा रहा हूँ, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। तो अर्पण जी से मैं चाहूंगा कि अगर कोई प्रश्न हो वह जो यथार्थ से संबंधित या अक्स से संबंधित, तो अभी रख लें, तो मैं अपनी बातचीत में उसको शामिल कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि अर्पण जी अगर मुझे सुन रहे हो तो ये सवाल सामने रख दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी जी बिल्कुल। जी वह जी। जो
यथार्थ था, उसमें जिस तरह से जो बात अभी आपने कही भी कि कई विधाओं की आवाजाही है, उसमें दर्शन अलग से तो नहीं है, मगर जो चिंतन है, जो बाल मन है, उसकी जो निर्दोषता है, उससे जिस तरह से वह किशोर भीतर ही भीतर टकराता है या कई तरह के सवालों के बीच स्वयं को पाता है, ईश्वर के होने न होने को लेकर, तो उन सब बातों के बीच भी जो चिंतन है वो बहुत सहज रूप में उपलब्ध है। मुझे यह भी लगता है अखिलेश जी कि यह जो अवस्था है, परवर्ती बचपन और प्रारंभिक किशोरावस्था की, इसमें हम सभी ऐसे सवालों से और सहज तर्क शक्ति से संचालित होते हैं, और जब एक अरसे बाद अपने जीवन के उस अवधि में जाते हैं और उन बातों को लिखते हैं, तो उसका अपना एक अनूठा सौंदर्य उभर कर आता है, एक लालित्य जो है सहज ही हम महसूस कर पाते हैं। तो यह जो भाषा के भीतर हमारे अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति है, उससे जिस तरह का लालित्य आता है और उन प्रसंगों के भीतर कहिए सहज जीवन दर्शन उपस्थित है, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, पहले इसका जवाब दें और बाद में उषा किरण खान जी का भी एक प्रश्न है, उसको भी लेंगे। जी अनिल जी। वह जो यथार्थ था, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज ये समझ में आई कि अखिलेश जी जिस तरह का उनका लेखन है, उसमें बहुत ही आत्मीय गद्य के साथ वो गद्य बढ़ता है, लेकिन आत्मीय गद्य के बीच में वो एक चिंतन का धरातल प्राप्त करता है। और वो चिंतन का धरातल क्या है? चिंतन का धरातल है आपका वो रचना प्रक्रिया। और इस रचना प्रक्रिया में प्रमुख बात जो वो करते हैं, वो जैसे मैंने कहा कि यथार्थ की बात तो है ही है, स्मृति और स्वप्न की बात करते हैं। और स्मृति और स्वप्न किस तरह से रचना में या रचना प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी चर्चा वो करते हैं। प्रायः ये जो पूरी रचना है लगभग उस तरह से है। अखिलेश ने खुद उस किताब की प्रक्रिया में ये कहा कि ऐसा लगता है जैसे जब मैं लिख रहा हूं तो बचपन की आखिर कौन सी ऐसी बिंदु है जो मेरे लिए स्विच की तरह है, कि जिसको मैं दबाऊं तो जैसे कमरे में अंधेरा हो और स्विच दबाते ही कमरे में उजाला फैल जाए। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो मेरे इस लेखन को या जिससे मैं गुजर रहा हूं उसमें एक उजाला भर दे। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो मेरा वर्तमान है, इस वर्तमान में जो स्मृति और स्वप्न है, वो मूल रूप से एक उजाला भरने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब भी आप इसको देखते हैं, तो जहां पर वो बचपन से शुरू होकर के और अंत में अंतिम जो चैप्टर है जहां पर आता है कि वस्तुएं खिली हुई हैं, मनुष्य मर रहे हैं, वहां तक की पूरी यात्रा एक हद तक आप कह सकते हैं कि 90 के बाद जो पूरा बदलाव आता है पूरे देश में, उसको समाहित करते हुए भौगोलिकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्ता का जो पूरा दौर है, उन तमाम सारी चीजों को शामिल करते हुए एक कृति और इस कृति में शामिल करने का मतलब ये हुआ कि जैसे लगता है कि ये जो परिस्थितियां उसमें खुद एक लेखक शामिल है, एक रचनाकार खुद शामिल है, और वो जिन चीजों को देख रहा है वो धीरे धीरे लिखता चला जा रहा है। तो ये जो दृष्टा है वो भोक्ता भी है। मैं कहना ये चाहता हूं, ये केवल दृष्टा होकर के ये रचना नहीं लिखी गई है, बल्कि भोक्ता होकर के ये रचना लिखी गई है। और जो रचनाकार दृष्टा के साथ साथ भोक्ता होगा, तो दृष्टा और भोक्ता दोनों का जो संधि स्थल है वो एक महत्वपूर्ण कृति को जन्म देता ही है। तो इसलिए यहाँ पर काल हुआ, स्थान हुआ, स्मृति है, अनुभव है, स्वप्न है, आकांक्षा है, कल्पना है, ये तमाम सारी चीजें इस पूरी कृति को निर्मित करने में
इस पूरी कृति के निर्माण में मदद करती हैं। दिलचस्प ये है कि ये चूंकि मैंने कहा कि 2001 की कृति है, इसके पहले जब भी आप स्मिथ की बात करते थे तो लोगों को लगता था कि ये नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं, और नॉस्टैल्जिया एक समय में ऐसा लगता था कि जैसे कोई रचना विरोधी बहुत बड़ा काम हो रहा है। यानी कि नॉस्टैल्जिक होना अपने आप में जो है वो अतीत के प्रति मोह या स्मृति के प्रति जो भावुकता है उसको लेकर के उससे जोड़ दिया जाता था, और खास करके मॉडर्निटी के साथ ही जब चीजें आई तो इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक समय आया कि जब हम लोग देखते हैं कि स्मिथ के बिना तो कोई रचना संभव ही नहीं है। तो अखिलेश की ये जो कृतियां हैं, चाहे वो वह जो यथार्थ था और चाहे वो अक्स है, इन दोनों में जो स्मृति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन स्मृति के साथ साथ एक बात जो चीजों को आप ये जाने, केवल स्मृति से तो रचना नहीं बनेगी ना। आप स्मृति के साथ क्या जरूरी है? स्मृति के साथ इतिहास जरूरी है। इतिहास जब मैं कह रहा हूं तो ऐतिहासिक चेतना, ऐतिहासिक चेतना का मतलब जो कुछ हमारे सामने अभी पीछे घटित हुआ है उसका सम्यक बोध। इतिहास का मतलब ये नहीं हिस्ट्री नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चेतना जिसको मैं कहता हूं, यानी जो कुछ अभी घटित हुआ है उस घटित का जो बोध है प्रॉपर, आप एक सम्यक विवेक के साथ, वो आपको होना चाहिए, तब स्मृति आपकी काम करेगी। दूसरा जो है, अगर आपके पास कल्पना है तो आपके पास आपकी एक विश्व दृष्टि होनी चाहिए, भविष्य दृष्टि होनी चाहिए कि आप कैसा चाहते हैं, दुनिया कैसी चाहते हैं। तो एक तो जो घटा है उसका बोध, और जैसी आपकी आकांक्षा है उसका अभिज्ञान, ये दोनों मिलकर के मूल रूप से स्मृति और कल्पना को जब ठोस धरातल पर लाते हैं तो वो महत्वपूर्ण कृत संभव होती है। इसलिए अखिलेश एक जगह लिखते हैं, इतिहास के अभाव में स्मृति और भविष्य के अभाव में कल्पना की जो जमीन है वो बंजर होने लगती है। तो इसलिए आपको इतिहास बोध, और जैसे मैंने कहा कि आने वाला जो समय है और उस समय के साथ साथ जैसा समय आप बनाना चाहते हैं, इसका बोध बहुत जरूरी है। तो ये जो कृति है, मैंने कहा कि वह जो यथार्थ था, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इसके अलावा कभी कभी मुझे लगता है कि अखिलेश ने एक जगह लिखा है कि संस्मरण पूर्ण सत्य नहीं होते, क्योंकि अगर पूर्ण सत्य ही आप लिखेंगे, केवल सत्य आप लिखेंगे और खरा सत्य, एक रचनाकार को तो एक सत्य का एक ढांचा मिलता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी रचनाकार क्या करता है, तो आपके पास जैसे हम मानव है तो एक स्केलेटन है, उसके ऊपर फिर वो अस्थि मज्जा मांस और तमाम सारी चीजें, ये पूरा एक ढांचा तैयार करता है। तो सत्य आप समझिए कि वो जो मनुष्य के भीतर का जो एक ढांचा है उसका, वो लगभग वैसा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसे अपनी कल्पना से उसे भरना पड़ता है। तो ये जो, इसलिए संस्मरण कभी पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि उसमें थोड़ा सा कवि का जो कवि का आप कवि या रचनाकार का आप कह लीजिए, कवि मैं क्यों कहूँ, एक कथाकार का जो गप है और वो निर्मित करता है, उसके साथ वो आगे बढ़ती है। तो ये वह जो यथार्थ में मुझे लगता है कि ये बातें हैं। दूसरा, अगर आप देखें, इस चूंकि ये बचपन से लेकर के आगे तक बढ़ी हुई रचना है, और इसमें अगर आप देखें, जहां पर जैसे मैंने कहा कि वो जो अंतिम चैप्टर डाला गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत होती है कि मनुष्य खत्म हो रहे हैं और वस्तुएं खिली हुई हैं, तो वो बाजार वंदना से शुरू होती है। और उसका जो इंट्रो है, वो इंट्रो लगभग वैसा ही है जैसे कभी गीता में कृष्ण उपदेश दे रहे हों, और अपने उनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं लगभग उसी तरह से। यहाँ पर है कि जैसे एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ दूं, और तो आपको लगेगा कि ये कैसे शुरू हो रहा है, पाठक भी समझेंगे। और सब में वह है, उसी में सब हैं। ये किस, अब ऐसा, ये ईश्वर के बारे में बयान नहीं है ना, ये बाजार के बारे में एक लेखक कह रहा है। 2000 में ये रचना आ रही, उसके पहले ही छप चुकी थी ये। सब में वह है, उसी में सब हैं, वो कहाँ नहीं है, अर्थात हर जगह है। वह पृथ्वी, नभ और भूगर्भ सर्वत्र विराजमान है। संसार की समस्त क्रिया व्यापार का संचालन
उसकी मुट्ठी में है। वह मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्व अर्थव्यवस्था में है, वह शासन और राजनीति में है, वह हमारी चेतना और शरीर में है, वह वृद्ध में है, युवा में है और शिशु में है, वह अपराध में है और दंड में है तो पाप में भी है। नीति और अनीति दोनों में उसका अंश है। प्रेम, विवाह, तलाक किसमें नहीं है वह? रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण सभी पर उसकी छाप है। शांति और युद्ध दोनों उसकी इच्छा से जन्म लेते हैं। वह शोषण में है, समाजवाद में है, स्त्री, पुरुष, पशु, वृक्ष, जड़, चेतन, कौन उससे अछूता है? कोई यशस्वी होगा तो उसकी कृपा से, कोई धनी होगा तो उसकी कृपा से, कोई सफल होगा तो उसकी कृपा से, संततियां उसके ही इशारे से उन्नत करेंगी। उसकी छत्र छाया होने पर प्रणय बंधन सुदृढ़ होंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी उस पर आश्रित हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सिद्धि फलदायी, सर्व संचालक तुम्हारी भर्त्सना करने के लिए यहां मैं उपस्थित हूं। मेरी एक ट्रेजेडी है कि मैं ईश्वर की तरह हूं, जिसके अनेक रूप हैं, हालांकि मैं ईश्वर का विलोम मनुष्य हूं। ये यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि ये जो पैरा मैंने अभी पढ़ा, वो पैरा जैसे हम ईश्वर की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, जो जगह जगह से कि वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। अखिलेश लगभग वैसे ही वाक्य संरचना या उसी तरह की और बहुत ही गंभीरता से कह लीजिए कि एक एक छोटे छोटे वाक्यों के मार्फत वो सारी बात बाजार वंदना के रूप में इन लाइनों को लिखते हैं और बताते हैं कि बाजार ही जो है हमारे आसपास इस तरह का है कि वही अब आज की तारीख में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब उसी से संभव हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बाजार बनना है और उसके बाद से पूरा जो लेख है वो किस तरह से ये बाजार कैसे मनुष्य को प्रभावित कर रहा है, उसको लेकर के लिखा गया पूरा एक मुकम्मल लेख है। और ये बाजार कैसे हमारे रिश्तों को या बुनियादी सबसे बड़ा काम क्या किया है बाजार ने, बहुत सारी चीजों में सबसे बड़ा जो हालांकि ये भी बार बार कहना मुझे लगता है कि काफी बार कहा जा चुका है, लेकिन मूल रूप से ये बुनियादी संकट है मनुष्य के सामने, क्योंकि अंततः जो है ये सारा सृजन, ये सारा जो उद्देश्य है वो क्या है? इस सारे सृजन के पीछे उद्देश्य यही है कि एक जो प्रेम का रिश्ता है या एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो सामान्य रिश्ता जिसमें प्रेम है, जिसमें नफरत और हिंसा नहीं, हिंसा और नफरत हमेशा ही जो है वो किसी भी लेखक के निशाने पर होता है। दुनिया सुंदर बन सकती है तो हिंसा और नफरत से नहीं, वो प्रेम और करुणा से ही बनेगी। तो ये जो समूचा जो मामला है वो मैं आपसे कहूंगा कि इस बाजार ने हमारे भीतर वो जो रिश्ते थे उन रिश्तों को इसने उन रिश्तों की खाई को इसने चौड़ा किया, उन रिश्तों को उसने छिझाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। और ये बात जो है बार बार जो है लोगों ने भी कही, अखिलेश ने भी अपने तरीके से कही है। तो और ये कई जगह आने वाला जो 2001 की मैं बता रहा हूँ ये किताब है, और उसमें आने वाले समय में जो एक जगह वो लिखते हैं, आप देखिए 2001 में हम सबके पास अमूमन मोबाइल वगैरह इतना तेजी से प्रसार नहीं हुआ था जैसे आज हम पूरी जो हमारी व्यवस्था है हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं अपने नेट और तमाम सारी चीजों पर। वो एक शुरुआत था, वो दौर था। तो यहाँ पर वो एक जगह टिप्पणी करते हैं, वो मैं रख रहा हूँ आपके सामने। भाई की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा है जैसे 2000 के आसपास कोई आदमी लिख रहा है, और आज 22 में मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इन 20-22 सालों में यही कुछ हुआ है जो उन्होंने लिखा है। ये 3-4 लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भाई की क्या जरूरत है? दोस्त की क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी हर जरूरत का हल हमारे पास है, ये बाजार कह रहा है। आप तो बस पैसा कमाओ और मस्त रहो। भारत में बाजार अगले चरण में कहेगा, आपको परिवार की क्या जरूरत है? वह आपको ऐसे ऐसे उपकरणों के संजाल में उलझा देगा। ध्यान रहे ये वाक्य जब मैं बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं
वह आपको ऐसे ऐसे उपकरणों के संजाल में उलझा देगा कि आप पड़ोस, परिवार, समाज, देश, दुनिया को देखने का समय नहीं निकाल पाएंगे। केवल तस्वीरें आपके निकट होंगी। आप प्रकृति नहीं, प्रकृति की तस्वीर देखेंगे। आप गरीबी, दुख और तबाही नहीं, सिर्फ उनकी फोटो देखेंगे। आप अपने प्रियतम, बच्चे, मां, पिता नहीं, उनकी तस्वीर देखेंगे। आप रोज रोज आईने में कई कई बार अपने को देखेंगे, लेकिन आप केवल अपना प्रतिबिंब देखेंगे। सच्चाई यह होगी कि आप खत्म हो जाएंगे और अपने को देख नहीं पाएंगे। ये सारी जो वाक्य हैं जो मैंने पढ़े, ये आप सोचिए कि सन 2000 के पहले के वाक्य हैं, और लेखक कह रहा है कि आपको सूचना और ऐसे ऐसे उपकरणों के संजाल में, तो ये जो आप कह लीजिए कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल एरा है, या कह लीजिए कि एक जहां पर पोस्ट मॉडर्निज्म का जो एक भयानक दौर है, जिसमें सूचना ही सब कुछ हो गई और धीरे धीरे उससे संबंधित बहुत सारे उपकरण तैयार हुए। और आज हम उसमें उन्होंने कहा कि ना कि आप प्रकृति के बीच में नहीं होंगे, बल्कि प्रकृति के चित्र आपके होंगे। तो आप एक तस्वीरें ही सिर्फ आपके सामने होंगी। तो हम कितने आज के इस दौर में जब हम ये बातें कर रहे हैं, तो इन तमाम सारी चीजों ने से कैसे हम आज ग्रस्त हैं। हमारे आसपास की दुनिया लगभग ऐसे ही बन गई है। तो जब आप किसी लेखक को कहते हैं कि वो भविष्य दृष्टा है, तो मूल रूप से भविष्य भी वही देख सकता है जिसको अपने समय का, अपने जिस समय वो रह रहा है, उसके यथार्थ का, उसकी वास्तविकता का, उसके इर्द गिर्द हो रहे ठीक ठाक जो ठीक ठाक के अलावा जो खराब है, मतलब अच्छा और खराब दोनों ही जो कुछ चल रहा है, उसका बहुत ही गहरा ज्ञान हो और उसका बोध हो। तो उस बोध के बिना तो आप भविष्य की भी बात नहीं कर सकते। तो आप जितना ज्यादा अपने वर्तमान को समझते हैं, उसी हिसाब से आपको लगता है कि आगे का समय कैसा जाएगा। इसलिए एक लेखक वही भविष्य दृष्टा होता है जिसको अपने यथार्थ का, अपने वर्तमान का भी बोध हो। तो इसलिए ये किताब जो है इतिहास, जो यथार्थ था, वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दूसरा, मैं ये कहूंगा कि कथा साहित्य से अलग हट करके और उपन्यास वगैरह की विधाएं हैं, उससे अलग हट करके इसमें अखिलेश ने जिस तरह से शब्दों का चयन किया है, जिस तरह से भाव का चयन किया है, जिस तरह से एक स्मृति और कालखंड का चयन किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंततः जैसे लगता है कि आपका जो बचपन है, बचपन क्या है, एक ऐसा लगता है कि वो, एक जगह कहते हैं कि बचपन वो ताबीज होती है जिससे आप अपने समय में से वो एक ऐसी ताबीज है जिससे आप कहेंगे कि वो जिस ताबीज से आप मिलना चाहते हैं, जिसका साथ रहने पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आप कल्पना करिए कि जिसके पास बचपन की कोई स्मृति नहीं बची है, तो वो किस तरह का मनुष्य होगा। तो अगर काल या समय अगर कहते हैं ना कि घुटने अगर टेकता है, इसी किताब में एक वाक्य लिखते हैं कि वाकई अगर काल कहीं घुटने टेकता है तो बचपन के सम्मुख। तो क्योंकि आप बचपन के सामने जाकर के, आप अपनी स्मृति में जाकर के वहां ठिठक जाते हैं। तो ये किताब मैंने निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और इस तरह से ये कृति जो है हमारे सामने आती है। अर्पण जी, और कोई बात अब? जी, और अब हम लोग उषा किरण खान जी का एक प्रश्न ले रहे हैं। वे अक्स के बारे में, अक्स से संबंधित अपनी बात रख रही हैं, और हम सभी जानते हैं कि वह जो यथार्थ था के बाद संस्मरणों का दूसरा संस्करण अखिलेश जी का इसी वर्ष 2022 में आया, अक्स। ये जो आप देख रहे हैं अक्स, और यह पुस्तक वह जो यथार्थ था। उषा किरण खान जी पूछ रही हैं, मैं वह प्रश्न
स्क्रीन पर रख रहा हूं अनिल जी। वे लिखती हैं कि आपको क्या लगता है कि प्रिय अखिलेश अक्स 2 भी लिखेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि वे सीमित मेलांकली में लग गए हैं। ये जो एक मेलंकली है, जो एक उदासी का जो एक पूरा पीरियड है, तो कहीं ना कहीं वे उसकी भी गिरफ्त में दिखाई पड़ते हैं। तो क्या लगता है कि अक्स 2 लिखेंगे? और जिस उदासी की बात उषा किरण खान जी अक्स के संदर्भ में लिख रही हैं, वह जो यथार्थ था में भी उसके कई तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। जहां वे उसी अध्याय की अगर बात करूं जिससे कुछ उद्धरण अनिल जी ने रखे, मनुष्य खत्म हो रहे हैं, वस्तुएं खिली हुई, उसमें भी वे एक जगह लिखते हैं कि भाई स्त्रियों और बच्चों में संभावना थी कि असली हंसी और आंसू बचे रहे, मगर वह भी बाजार की गिरफ्त में आए हुए। और उन्हीं की पंक्ति मैं कोट कर रहा हूं। वे लिखते हैं, स्त्रियों और बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेना बाजार की शक्तियों का पहला लक्ष्य था। इसमें वे कामयाब भी रहीं। स्त्रियां और बच्चे ही सबसे बड़े उपभोक्ता समुदाय हैं। और इसके बाद किस तरह से यह समय असह्य है और इसमें लेखक भी असह्य कैसे हो उठता है, इन सब पर चर्चा की गई है कुछ ही पैरों में, और बड़े प्रभावी रूप में वे सारी बातें आई हैं कि किस तरह से मनुष्य की आत्मा को या उसकी इच्छाओं को, खुशियों को, उसके साहस और शौर्य को भी वस्तु में बदलने की कोशिश बाजार की ओर से हो रही। और अंत में इसी पुस्तक के अंत में और इस अध्याय के अंत में जो है, अखिलेश लिखते हैं कि लेखक के रूप में इसी झूठ और सौंदर्य हत्या के विरुद्ध संघर्ष मेरा मंतव्य है। तो ये बात कहीं ना कहीं उस मेलंकली की ही है, उस उदासी अवधि की ही है जिसकी बात उषा किरण खान जी लिख रही हैं। मैं फिर से उनका प्रश्न दोहरा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि प्रिय अखिलेश अक्स 2 भी लिखेंगे? जी अनिल जी। सबसे पहले मेरा प्रणाम जो है उषा किरण खान को पहुंचे, वो हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं और उन्होंने सवाल रखा, ये मेरे लिए एक अच्छा महसूस करा रहा है। दरअसल ये जो मेलनकोली का जो सवाल है जिसको उषा किरण जी ने उठाया है कि ये उन्हें लगता है कि वे सीमित मेलनकोली में लग गए, ये सीमित मेलनकोली नहीं है। इस किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं, अक्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेलनकोली है, जो उदासी है, या कह लीजिए कि जो एक जो ऐसा बोध है जिसमें आप निराश और हताश हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके तत्व यहाँ पर हैं तो, लेकिन वो कहाँ कहाँ हैं। अगर इस अक्स को अगर आप देखें तो वो एक जगह जहां पर वो माँ और पिता का जिक्र आता है, बल्कि दूसरा ही चैप्टर मुझे ख्याल है, पिता माँ और मृत्यु, वो सबसे ज्यादा एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको अवसाद आपको दिखाई दे सकता है। और अवसाद से ज्यादा भी मैं ये कहूंगा कि जहां पर अखिलेश या किसी को, जो भी पाठक है, बतौर पाठक मैं खुद भी कहूंगा कि मैंने उस चैप्टर को पढ़ करके बहुत देर तक पीड़ा में रहा। लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि चूंकि मेरे पिताजी और माँ भी हैं, तो उनके प्रति मैं ज्यादा सेंसिटिव भी हो गया उस चैप्टर को पढ़ करके। तो ये आपको आपको ये रचना प्रेरित करती है इस तरह से कि आप उसको पढ़ करके आप रो सकते हैं। लेकिन अगर जीवन में वो चरित्र या वो रिश्ते आपके हैं, तो आप उनके प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तो इसलिए जहां तक सीमित मेलनकोली का सवाल है, वो नहीं है। दूसरा जो है, अगर आप इस पूरी कृत को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपने उषा जी जो कह रही हैं कि इसमें ट्रेजिक लैंग्वेज या भाषा का एक स्वरूप आपको मिलेगा। लेकिन
उसके साथ साथ अखिलेश तो हमेशा ही आप जानते हैं कि आपको बहुत गहरे दुख में और अवसाद की पीड़ा में आपको ले तो जाते हैं, लेकिन उससे इतनी आसानी से निकाल ले आते हैं और आप एक हंसमुख गद्य से रूबरू हो जाते हैं। यानी कि एक ट्रेजी कॉमिक भाषा, जिसको मैं कहूंगा ट्रेजी कॉमिक भाषा, जिसमें आपके दोनों ही हास्य और दुख विषाद, ये दोनों ही चीजें वहां पर हैं। तो इसलिए आप देखें, जो एक चैप्टर है उसमें छठे घर में शनि, वो ऐसा चैप्टर है कि आप अगर आप पढ़ते हैं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो जहां एक जगह जहां पर पीड़ा और अवसाद से आपके आंसू निकलने की संभावना है, माँ पिता और मृत्यु में, वहीं पर आप इस चैप्टर में जब जाएंगे तो आप हंसते हंसते, क्योंकि वो जो चरित्र हैं उसके मधुकर द्विवेदी हो या परिपूर्णानंद हो या जो डायरेक्टर हैं प्रभात जी वगैरह, वो पूरा जो चैप्टर है जहां पर अखिलेश लखनऊ आते हैं और एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में काम करने जाते हैं, तो जो पूरा वातावरण है, उस पूरे वातावरण को जिस डिटेलिंग के साथ उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ते हुए मैंने कहा कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो दोनों ही चीजें हैं। तो और ये रचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5-6 लोग तो ही हैं जिन पर ये जैसे अगर संस्मरण देखा जाए तो ये संस्मरण जो है इतना केवल व्यक्तियों का है, बल्कि मुझे ये लगता है कि जैसे एक समय में एक लेखक चल रहा हो और उस समय में ये कुछ किरदार हैं जिनसे वो रूबरू है और उनकी बात यहाँ पर रख रहा हो। जैसा अखिलेश इस किताब के अंत में कहते हैं, अगर आप देखें इसका लगभग अंतिम पैराग्राफ जो है इस किताब का, वो खुद कहते हैं कि जीवन में जो भी साधारण असाधारण लोग, स्थान, घटनाएं, छोटे बड़े क्षण अपना प्रभाव छोड़कर स्मृति बन जाते हैं, उन सबको भूलने नहीं देना है, क्योंकि हम जो हैं उन्हीं लोगों, जगहों आदि के कपास से बने हैं। उनका स्मरण स्वयं को पहचानना भी है। कितना दिलचस्प है खुद को पहचानने के लिए इंसान को कितनी खाक छाननी पड़ती है, कहां कहां भटकना पड़ता है और न जाने किस किस की जिंदगी में दाखिल होना पड़ता है। तो इस किताब में आए हुए जो चरित्र हैं, उनके बारे में जो कुछ लिखा गया, मूल रूप से अखिलेश उनके बारे में ही नहीं बल्कि अपने बारे में भी लिख रहे हैं। एक लेखक को खुद को टटोलना, खुद को पहचानना। तो जब आप खुद को पहचानेंगे तो पहचानने के लिए भी आपके इर्द गिर्द एक स्पेस होगा, उसमें लोग होंगे, उसके बीच ही आप अपने आप को खोज सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा में ये एक लेखक के आत्म की खोज है। जिसको अखिलेश अक्स कहते हैं, वो मूल रूप से समय का ही अक्स नहीं है, बल्कि खुद का जो अक्स है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खुद को उन्होंने टटोला और उन टटोलने के क्रम में, खुद को जानने के क्रम में, खुद को पाए जाने के प्रत्याशा में, ये पड़ाव हैं, ये लोग जो वहां पर शामिल हैं, जिसमें मान बहादुर सिंह हैं, जिसमें रविंद्र कालिया हैं, जिसमें डीपीटी हैं, जिसमें और भी मुद्रा राक्षस हैं, श्रीराज शुक्ल हैं, बीरेन्द्र यादव हैं। ये सारे लोग जो है वो एक लेखक की दुनिया के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनमें वो खुद अपने को टटोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किन से बना हूँ। तो ये सारे लोग, ये समय, स्थान, चरित्र, ये सब वह हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम उसी कपास से बने हैं। उनकी कुछ चीजें तो अपनी खोज करते हुए इन लोगों के बारे में बात कही गई है। उषा किरण जी ने जो प्रश्न रखा था वो ये, क्या अखिलेश अक्स 2 लिखेंगे? तो हम लोग उम्मीद करते हैं, और मैं तो बिल्कुल ही उम्मीद करूंगा, और बल्कि इस बारे में तो मैं बिल्कुल ही अफर्मेटिव किस्म की उम्मीद मेरे मन में है कि निश्चित तौर पर वो इसका एक हिस्सा जरूर लिखेंगे भी आगे। तो उसका कारण ये है कि अभी तो लिख ही रहे हैं, और इसके साथ और भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो परिवर्तन है, जो चीजें हैं, और निश्चित तौर पर एक किताब में तो बहुत सारी चीजें छूटती ही हैं, लेकिन अगले 10 बरस बाद या 15 बरस बाद, या हो सकता है अभी ही उनके मन में चल रहा हो कि इसकी अगली कड़ी के रूप में, लेकिन मुझे उम्मीद है जरूर लिखेंगे, क्योंकि वह जो यथार्थ था के बाद जब ये बना, तो
इसमें मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी में जो चैप्टर शायद सबसे पहले लिखा गया होगा वो जैसे भूगोल की कला को अगर आप देखें, भूगोल की कला का जो चैप्टर है वो लगभग जैसे लगता है कि वो एकदम वह जो यथार्थ था कि अनुक्रम में ही आगे लिखा गया। और उसके बाद से फिर जो है वो भूगोल की कला के साथ साथ फिर जो है स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं, जो लेटेस्ट है, जो जहां से एक किताब बनती है और इसके पीछे ऐसा क्यों किया गया वहां पर वो ये बात रखते हैं। तो वहां से कृत प्रवेश कर रही है और अंत में जैसे जो वाक्य मैंने पढ़े अभी, समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है। तो अब ये जो समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है, और मृत्यु देने का मतलब यहाँ पर है कि आप अतीत हो रहे हैं, आप बीत रहे हैं। तो लेकिन कुछ समय के बाद फिर आप जाकर के एक जगह खड़े हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, ये पिछला जो हमारा 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, कैसा समय है। और फिर आप वहां से चीजें जो है ग्रो करती हैं, वहां से चीजें अंकुरित होना शुरू होती हैं और फिर वो एक रचनात्मक रूपांतरण में बदलने लगती हैं। यानी कि समय का रचनात्मक रूपांतरण होने लगता है। और एक लेखक को जब वो देखता है अपने अतीत को, और चूंकि ऑलरेडी वो भविष्य में 10 साल तय कर चुका होता है, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, तो वो उसको फिर से जैसे उस वर्तमान में खड़े होकर के जब वो अतीत में अपनी रोशनी डालता है, तो वो सारी चीजें एक स्तरीय के रूप में दिखाई देती हैं और फिर वो आगे से वहां से उसको लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित तौर पर मैं तो जरूर कहूंगा कि अक्स पार्ट 2 जरूर वो लिखेंगे। और अब उसका शीर्षक क्या होगा, मैं इसको पार्ट 2 कहूंगा, लेकिन शीर्षक बदलेगा और बदलना ही चाहिए। हालांकि ये अखिलेश जी पर ये बात निश्चित तौर पर एक लेखक ही तय करता है कि उसका शीर्षक क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये सीमित मेलनकोली नहीं है, बल्कि ये अ, जीवन के क्रम में आए हुए कुछ ऐसे क्षण जहां पर उषा जी को लग सकता है कि वो अवसाद के क्षण है, लेकिन वही तुरंत आगे चल करके बहुत ही कॉमिक वे में फिर से जीवन बहुत ही प्रफुल्लित। और क्योंकि अखिलेश का एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो बहुत देर तक आपको दुख में डूबने नहीं, विषाद की स्थिति में आपको बहुत देर देर तक वो डालने की स्थिति में नहीं रहते। वो चाहते हैं कि वहां से निकले तुरंत, क्योंकि जीवन एक जगह ठहर ही नहीं सकता, उससे निकलना ही है। तो वो तुरंत आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और आप फिर से एक लाइव और वाइब्रेंट हो जाते हैं, एक हंसने लगते हैं। ये उनके लेखन की शैली है। और ये मुझे और हम सब बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे असंख्य पाठकों को ये ताकत देती है। तो निश्चित तौर पर मैं इसको इस प्रश्न के उत्तर में यही कहूंगा कि वो लिखेंगे। अर्पण जी। जी जी, शुक्रिया अनिल जी। और मित्रों, हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से समय को लेकर और जिस तरह से समय को एक कहीं न कहीं सर्जनात्मक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके रूपक के साथ भी अखिलेश बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अगर इसी किताब की बात करें जो नवीनतम पुस्तक है अक्स, तो वहां भी जो पहला अध्याय है उसमें भी काल है, समय है, जिसकी चर्चा अनिल जी ने की और पीछे के वक्ताओं ने भी की। स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं। और इसी अक्स का जो अंतिम अध्याय है जिसकी भी चर्चा अनिल जी ने की, समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है। तो समय एक ऐसा कारक है जिसके बरक्स या जिसको केंद्र में रखकर लेखक अपने चिंतन को स्वयं की जो एक लगातार बढ़ती हुई समझ है उसको, ऐतिहासिक घटनाओं को, बदलावों को, सबको दर्ज करता है। और इसके बीच कई और ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं, कई ऐसी शख्सियतें आती हैं, साहित्यकार कई शख्सियतें हैं जिनकी चर्चा अभी अनिल जी ने की। और इसी अंतिम अध्याय में समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है, इसमें अखिलेश गांधी को भी याद करते हैं।
यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि कल ही गांधी जयंती रही और आज 3 अक्टूबर है। तो गांधी को याद करते हुए उसकी प्रासंगिकता को, उसके महत्व को अखिलेश किस रूप में अंकित करते हैं, इसे भी हम सुनते चलते हैं। मैं एक आध अंश, दो बड़े अंश हैं, मैं एक अंश गांधी को लेकर जो अखिलेश लिखते हैं उसको यहां पर रखता हूं। वे लिखते हैं, गांधी जी ने न केवल अन्याय, साम्राज्यवाद और हिंसा की शक्ति संरचना का मुकाबला निर्भय का कवच पहनकर किया था, बल्कि उनकी जीवन शैली ने भी ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिपक्ष प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने समय के समस्त प्रचलित फैशनों को अपनाने से इनकार किया और उसके विलोम का रास्ता अपनाया। उनके समय में हमारे देश में एक तरफ राजाओं, सामंतों की विलासता वाली संस्कृति थी, तो दूसरी ओर अंग्रेजों की पाश्चात्य पद्धतियां थीं, जिसके असर में नेहरू जी समेत स्वाधीनता आंदोलन के अनेक बड़े नायक भी थे। गांधी जी ने दोनों से मुंह फेर लिया। जिस ब्रिटिश राज का सूरज अस्त नहीं होता था, जिसकी सभ्यता सर्वाधिक आकर्षक सभ्यता के रूप में दुनिया को लुभा रही थी, जो सबसे अधिक प्रगतिशील होने के अर्थ में मान्य हो चुकी थी, गांधी जी ने उसको अपने जीवन से चलता कर दिया। उन्होंने देशी और विदेशी किसी भी प्रकार की विलासिता, भोग को भंगुर और विकृत माना, लेकिन उनका यह वैराग्य साधुओं और हिंदू धर्म के वानप्रस्थ आश्रम की तरह जीवन तथा समाज से विराग से नहीं उपजा था। सभी जानते ही हैं कि वह जीवन भर अपने देश और दुनिया भर की मनुष्यता की गहरी फिक्र से भरे हुए थे। यही वजह है कि उनकी विराग में भटकी हुई सामाजिकता से पलायन नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति का प्रश्न था। तो कहीं ना कहीं जो हम बात अखिलेश के संदर्भ में कह रहे हैं कि उस उदासी में भी कहीं ना कहीं उस उदासी के सच को रखते हुए उससे पार जाने की भी कोशिश है। यहां जो बात वे गांधी के संदर्भ में लिख रहे हैं, अगर हम उनके गद्य में उपस्थित उदासी को पाते हैं, तो उदासी को रखकर लेखक कहीं ना कहीं उस उदासी के पार स्वयं जाना चाहता है, अपने पाठकों को भी ले जाना चाहता है। मैं आगे पढ़ता हूं। यही वजह है कि गांधी के विराग में भटकी हुई सामाजिकता से पलायन नहीं, वरन उसकी मुक्ति का प्रश्न था। वह विकल्प नहीं, एकमात्र उचित के अन्वेषक थे। इसलिए उन्होंने जो समानांतर अपनाया था, वह घबराए हुए अकेले इंसान का शरण स्थल नहीं, मुकम्मल मानव समाज की राजनीतिक और आभ्यंतरिक की आजादी का उपक्रम था। आजादी भी उनके लिए सत्ता संरचना के पार बृहद संदर्भों में थी, बाहर भीतर चतुर्दिक अपेक्षित थी। इस तरह से वे कई महत्वपूर्ण बातें गांधी को लेकर कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। और इस तरह से ही यह जो कथेतर गद्य है, जो बात अनिल जी ने की कि कैसे संस्मरण मात्र नहीं है, उसके बहाने तमाम चीजें हैं। उसके बहाने अपना देखा जाना समय और भूगोल तो है ही, पढ़ा गया और स्मृतियों से जो चीज तक पहुंची हैं और जो उन सब को लेकर जो लगातार लेखक का अपना एक चिंतक पक्ष है, वह सब भी उभर कर आता है। उषा किरण खान जी लिख भी रही थी और एक प्रश्न भी पूछ रही थी कि अखिलेश,
चिंतक कथाकार हैं, सो कुछ आगे क्या सोचा, वे आगे क्या सोचे हैं, यह बात निश्चय ही हम उनसे पूछेंगे। तो एक और छोटा सा हिस्सा पढ़कर हम अनिल जी के पास वापस चलते हैं, गांधी वाला ही वह हिस्सा और पूरा कर दूं अनिल जी। अखिलेश लिखते हैं, एक बात कौंधती है कि गांधी अपने वक्त की औपनिवेशिक आधुनिकता से टकरा रहे थे। उसके विभिन्न लुभावन उपहारों यथा संसद, रेल, अस्पताल, शिक्षा प्रणाली आदि को समस्याग्रस्त कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वह देश के अतीत में विचरण करते हुए कम दिखते हैं। वही नहीं, ज्यादातर सामाजिक राजनीतिक बड़ी शख्सियतों की सार्वजनिक आवाजों में स्मृतियों की आमद कम दिखती है। दक्षिण पंथ के अनुयायियों में अवश्य अपवाद मिलेगा, उनके लोग बीते हुए की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उसके पक्ष में नारे लगाते हैं, किंतु वह स्मृति नहीं, अतीत का गौरव गान होता है, जो कि वस्तुतः एक छिपी हुई राजनीति है। इसलिए वहां स्मृतियों के बुनियादी तत्व, निजत्व और सृजन गायब रहते हैं। उनके स्थान पर भीड़ का घनघोर कोलाहल और विध्वंस की कामना मौजूद होती है। तो इस तरह से कैसे गांधी की बात करते हुए वे अन्य चीजों को भी ले आते हैं, अपने समकाल को भी ले आते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि स्मृति नहीं, अतीत का गौरव गान। तो अतीत के गौरव गान और जो स्मृति के जो अपने बुनियादी तत्व हैं, जिसमें निजत्व और सृजन भी है, जिसकी बात अखिलेश करते हैं, तो इस तरह की जो बारीक पड़ताल है, जो एक बिल्कुल एक बड़े चौकन्ने तरीके से उस अंतर को समझना है, हम देखते हैं कि अखिलेश अपने गद्य में उस अंतर को भी हमारे समक्ष लाते हैं। जी अनिल जी, हम लोग कार्यक्रम जी के उत्तरार्ध में हैं, अब आप अपनी बात रखेंगे और फिर जी। बिल्कुल अर्पण जी, आपने बिल्कुल एकदम सही समय पर ये बताया। और कल गांधी जी का जन्मदिन था, उनकी जयंती थी। और आज ही मैं एक अखबार की कटिंग लोगों ने लगाई हुई है, जिसमें कहीं कुछ ऐसे पंडाल बने हुए दिखाई दिए हैं जहां पर दुर्गा जो है वो जिसको मार रही है वो महिषासुर नहीं है, वो वहां पर गांधी की देखने में दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है, मूर्ति दिखाई देती है। ये दौर जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, इसमें गांधी को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी हमारे पहले ऐसे चिंतक हैं जिसको मैं कहूंगा कि जिसकी निर्मित में पूरी तरह से भारतीय दर्शन और उसकी परंपरा रही है। और गांधी जी की पूरे दर्शन में या उनके चिंतन के केंद्र में जो बुनियादी तत्व है वो प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा, और अपनी बात के लिए सविनय अवज्ञा मनवाने के लिए जो उन्होंने एक रास्ता अपनाया, जो एक इन तमाम सारी चीजों से ही उन्होंने प्राप्त किया। तो ये जो गांधी को याद करने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि गांधी को अगर आप छोड़ देंगे, गांधी को आप भूल जाएंगे, अगर उसको केवल स्मृति के मैं उसको स्मृति से आप पूरी तरह से हटा देंगे, तो आप जो है एक ऐसे भारत के निर्माण में मुब्तला हो जाएंगे जो निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर बहुत ही वो दुःस्वप्न की तरह होगा। तो और गांधी को जो मारने के प्रयास हैं, गांधी एक बार तो सशरीर भले ही मारे गए हों, लेकिन वैचारिक धरातल पर जो लोग उनसे डिफर करते हैं या उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो बुनियादी तौर पर मूल रूप से वो जो भारतीय हमारा जो समाज है, उस ताने बाने में व्याप्त वो जो भारतीय परंपरा और दर्शन और गांधी की चेतना जो अनव्याप्त है, उस रेशे को कहीं तोड़ते हैं, और उस तोड़ने से एक खंडित समाज ही सामने आएगा। तो गांधी हमारे जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, उसके केंद्र में कहीं न कहीं उसको कुछ तो ऐसा होगा कि गांधी उसको क्लिक करते होंगे। मुझे लगता है कि कई बार मुक्तिबोध को भी पढ़ते समय लगता है कि
अंधेरे में कविता बहुत मशहूर कविता है और प्रायः उसको जब पढ़ा जाता है तो लोग कहते हैं कि उसमें जो एक जो प्रगतिशील दृष्टि है उसके तहत चीजें आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस कविता के केंद्र में भी उसकी चेतना में गांधी है, और गांधी कई बार जो है वो आते हैं उस कविता में, विभिन्न तरीके से आते हैं। वो देखने आते हैं कि ये जो आधुनिक मनुष्य है वो किस तरह से बना है, उसकी क्या स्थिति है, उसमें किस तरह का जीवन बोध है, किस तरह की परिस्थितियों के साथ हुआ हुआ है, और मुक्तिबोध उस कविता में बार बार ले आते हैं। तो अखिलेश के यहाँ भी गांधी मुझे लगता है गांधी का जो दर्शन है, गांधी की जो फिलॉसफी है, और जिस तरह से गांधी ने तमाम सारी आधुनिकता को अपनाने के बावजूद भी जो सभ्यता का पक्ष है, जिसमें सभ्यता के जो टूल्स हैं उसको सीधा सीधा उससे वो टकराते हैं, और उस यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए कि आज के संदर्भ में आप कह सकते हैं उपभोक्ता का जो बड़ा वर्ग तैयार हुआ है उससे कहीं उसके खिलाफ कहीं गांधी खड़े होते हैं। तो ये जो पक्ष है गांधी का कि प्रेम है, करुणा है, सत्य है, अहिंसा है, और इस तरह से किसी जैसे मान लीजिए मैंने कहा सभ्यतागत जो टूल्स हैं उनके उसके सामने खड़ा हो जाना है, एक सहज जो जीवन है उसके पक्ष में खड़े होना है, ये बातें ऐसी हैं जो किसी को भी प्रभावित करती हैं। तो अखिलेश को भी प्रभावित किया वो, और मुझे लगता है कि अखिलेश की चेतना के काइनेटिक्स में गांधी एक महत्वपूर्ण जो है वो तत्व है, और उनके लेखन में इसलिए गांधी बार बार आते हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने गांधी की चर्चा की है। तो ये जो समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है, ये जब वो लिख रहे थे ये चैप्टर, तो उसमें मूल रूप से ये जो हमारा समय जिस द्रुत गति से परिवर्तित हो रहा है, और जिस तरह से ये सभ्यतागत जो परिदृश्य है उसमें, जैसे अभी आप देखें कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एक दिन में ही, और इस बातचीत के बाद 1 या 2 दिन में ही चीजें बहुत तेजी से खबरें, या बहुत तेजी से ये जो सारी परिघटनाएं वो बासी होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो क्योंकि सूचनाएं या सूचना संजाल, इससे जुड़े जो ऑपरेटर्स हैं, जो उपकरण हैं, जो उनकी भौतिक अवस्थिति है, उसके हिसाब से जिस तरह से समय बदल रहा है, आप एक क्षण में आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीज हो गई, फिर दूसरे क्षण में वो चीजें बिगड़ जाती हैं, 2 दिन बाद आपको याद नहीं रहता क्या हुआ था। तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर ऐसा नहीं कि कोई एक घटना आपको 6 महीने साल भर आपको याद रह जाए। तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर मैंने कहा कि बहुत ही आपात जो हमारा अतीत है, आपात अतीत का मतलब जो बिल्कुल निकट अतीत है, वो भी कुछ ही समय में, कई बार कुछ सेकंड्स में भी आप हो सकता है वो आपको बहुत जल्दी ही स्मृति या अतीत का हिस्सा बनने लगे। तो ये एक ऐसे दौर में, और एक ऐसे दौर में फिर गांधी को याद करना, या गांधी की सोच को याद करना, जिन परिस्थितियों में फंसे हुए है वहां पर गांधी को ले आना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो समाज या जो देश, मैं कहूँ, या ये जो असल में जो ये समय बन रहा है, इस समय में जो सबसे बड़ी नियंता शक्ति है आज की तारीख में, वो एक ऐसा कैपिटलिज्म है जिसका स्वरूप आपको पता नहीं है। पहले तो एक क्लासिक कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद का दौर आया, तो आपको पता था कि ये चीजें हैं। लेकिन जिस दौर में हम आप हैं उसमें वो जो उसको कुछ लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, लेकिन उससे भी आगे की अवस्था है वो, उसके स्वरूप के बारे में, उसके तंत्र के बारे में, उसकी संरचना क्या है उसके बारे में वो नहीं पता है ठीक ठीक। वो कहाँ नहीं है, वो ऐसा लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर पूरी दुनिया ही उसके गिरफ्त में है, और उस गिरफ्त में ही वो हर व्यक्ति, हर समय, हर जगह उसके नियंत्रण में आ गई है। तो ऐसे में अगर आप के पास स्मृति है, अगर आपके पास अपना अतीत है, और अगर आपके पास हमारे जो ऐसे पुरख हैं जिन्होंने हमें जिनमें ये ताकत है कि वो आपको रोशनी दें, अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना जो अतीत है, अपना जो समय है, उसको आप खो देंगे। ये जो दौर है, पूंजी हमेशा ये चाहती है कि आप एक ऐसे मनुष्य हो जिसके पास कोई स्मृति ना हो, क्योंकि बिना स्मृति के जो मनुष्य है वो उपभोक्तावादी समय में सबसे ज्यादा काम का होता है ये इन पूंजीवादी व्यवस्था का।
तो आपके पास, आप स्मृति से विहीन हो, आप रिश्तों से विहीन हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत गहरे न जुड़े हुए हो जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा हो, ये सारी चीजें ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या कैपिटलिज्म है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म के आगे का जो हिस्सा है, आप पोस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म आप कह सकते हो, तो ये आपको चाहता है कि आपको स्मृति से धुल कुछ करके एक ऐसे मनुष्य की हमें जरूरत है जो इन सब चीजों पर ध्यान न दे। यानी कि जहां भी थोड़ा सा चिंतन है, जहां भी थोड़ा सा विवेक है, जहां भी थोड़ी सी स्मृति है, उसको आप खत्म कर दें। तो फिर एक नया उपभोक्तावादी समाज, एक नए तरीके का, जहां पर उसके काम के आप आदमी हो जाएंगे। लेखन आपको मनुष्य बनाए रखने में हमेशा यकीन है। आप मनुष्य हैं तो आप मनुष्य रहें। मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि केवल आप देखने में 2 हाथ 2 आंख पैर और ये। मनुष्य का मतलब ये है कि आपके भीतर कहीं न कहीं प्रेम, करुणा और ये जो हजारों सालों से जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके समय-समय पर पाए गए जो हमारे मूल्य हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए आप आगे जा रहे हैं। तो इसको बचाए रखना, आप मनुष्य हैं तो बेहतर मनुष्य बने रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी लेखन या कोई भी किसी भी दौर का लेखन, ये सारी चीजें ये सपने देखता ही है। तो अखिलेश के यहाँ भी ये जो अक्स है, उसमें अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर के अंत तक जो विभिन्न समयों में विभिन्न चरित्रों के माध्यम से तमाम सारी आप कह लीजिए कि परिस्थितियों के बीच से अंततः वो जो ले आ रहे हैं वो क्या है? वो यही ले आ रहे हैं कि आप एक ऐसे समय में आपके पास ये चीजें हैं, तो आप एक बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। तो अक्स, जैसा मैं कहता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, और उस कृति में मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न विधाओं के सत्वों को, एसेंस को सोख करके ये तैयार की हुई एक नायाब पुस्तक है। और जैसे और इसमें जैसे उषा जी ने अभी कहा था कि मेलनकोली का एक हिस्सा ज़रूर है, और आपका समय बीतता है, आप एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन पुनः आप उससे निकल के बाहर एक नए जीवन में आप प्रवेश भी करते हैं। तो जहाँ समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है, वहीं समय ही दूसरे समय को जीवन भी देता है। और ये कृति जो है उस जीवन को पकड़ने की कोशिश करती है, और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अखिलेश की ये कृति निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि समकालीन जो कथेतर विधा है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि मैं आप कहना चाहिए कि आप अगर आप याद करें कि इस तरह की कितनी कृतियाँ हैं, तो आप उंगलियों पे 2-4 गिन सकेंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, और अखिलेश हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार, गद्यकार, और लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि जिनकी रचनाएँ हम लोगों को ताकत देती हैं, ऐसे कथाकार हैं। तो इस आयोजन में जो आपने ये किया है, मैं अखिलेश जी को तो बधाई दूँगा ही, क्योंकि उनके बहाने ये बातचीत हो रही है। उनके जन्मदिन से ये बातचीत शुरू हुई थी 23 सितंबर से। लेकिन मूल रूप से अब मैं अपनी बातचीत को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और इस विराम के अंत में इसका हिस्सा बनने के लिए अर्पण कुमार जो जनसुलभ पुस्तकालय मंच के पेज पर ये सारा आयोजन कर रहे हैं, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज इतनी मेहनत करना, लेखकों को इकट्ठा करना, उनसे समय लेना और फिर जुड़े रहना, और जिस तरह से जितनी शिद्दत के साथ वो ये काम कर रहे हैं, जितनी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, उन रचनाओं से गुजरना निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण और बड़ा काम है। तो इसके लिए मैं अर्पण कुमार जी को भी का आभार प्रकट करता हूँ, और उन्हें भी इस काम के लिए बधाई देता हूँ, और मुझे शामिल करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। तो धन्यवाद अर्पण जी। जी, शुक्रिया अखिलेश जी। अच्छा लगता है कि आप लोग और तमाम दूसरे साहित्यिक और कला जगत से जुड़े हुए लोग आते हैं, और एक छोटी सी कोशिश है, और कहीं ना कहीं यह एक टीम स्पिरिट ही है जिसमें सभी लोग अपनी ओर से योगदान दे रहे हैं, और यह सब चीजें संभव हो रही हैं। शुक्रिया पुनः आपका। और मित्रों, उषा किरण खान जी की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी, वे लिख रही हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने सुंदर विवरण दिया है
किताब के पक्ष को रखा है बहुत अच्छा। जो इस पुस्तक के बैक कवर पर जो कमेंट है उसमें अरुण कमल जी का है और विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। पूर्व में भी जब अक्स पर यह कार्यक्रम हुआ था और स्वयं अखिलेश जी ने इसके कुछ अंशों का पाठ किया था, तब भी संभवतः हमने विश्वनाथ त्रिपाठी जी की लिखी हुई ये पंक्तियां पढ़ी थी। मगर आज पुनः जब उषा किरण जी की ओर से यह बात छिड़ी है तो चलते चलते क्यों नहीं विश्वनाथ त्रिपाठी जी की उन पंक्तियों को हम एक बार फिर से दोहराते चले। वे लिखते हैं अक्स को लेकर, और अखिलेश जी की का जो एक संस्मरणात्मक गद्य है उसको लेकर वे लिखते हैं, अखिलेश की संस्मरणात्मक रचनाओं में उनका जीवनानुभव अपनी व्याप्ति और गंभीरता के साथ मौजूद है। यह जीवनानुभव सुल्तानपुर जनपद के एक निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की संघर्ष गाथा भी है, अपनी समकालीन परिस्थितियों से प्रायः टकराती हुई। इस तरह पुस्तक अक्स के संस्मरणों के चरित्र अखिलेश की जीवन कथा में घुल मिलकर उजागर होते हैं। अखिलेश का कथाकार इन स्मृति लेखों में मेरे विचार से नई ऊंचाई पाता है। उनके गद्य में, उनके इस संस्मरणात्मक लेखन के वाक्य में अवधि की रचनात्मकता का जादू भरा है। संघर्ष जब रचना में रच बस जाता है तब आत्मविश्वास छलकता नहीं बल्कि पाठकीय स्वाद में अनुस्यूत हो जाता है। मुझे ऐसा स्वाद अक्स में मिला। अनकोट विश्वनाथ त्रिपाठी। ये स्वयं उस लेखक आलोचक की टिप्पणी है जिसकी हैसियत से, जिसके महत्व से हम सभी परिचित हैं और जिसके कथेतर गद्य के भी हम सभी मुरीद हैं। तो एक बार पुनः धन्यवाद अनिल त्रिपाठी जी। आप जिस सहजता के साथ, जिस अपनत्व के साथ आते हैं किसी भी एकाग्र में और इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं, निश्चय ही यह हमारे लिए हौसला का सबब है। शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद अर्पण जी। नमस्कार। नमस्कार। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं।